लोग, स्वागत है आपका मैथ्स ज्ञान भाई यस सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। इसमें हम यूक्लिड द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। इसका मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड पेपर में 3 अंकों का आना है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा और 2 अंक का एक प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादातर रहती है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एक नंबर के 3 प्रश्न भी यहाँ से आ सकते हैं, या फिर 3 नंबर का एक प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर एक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सर 1 नंबर का आएगा कि 2 नंबर का। तो एक एक नंबर के 3 भी आ सकते हैं और एक एक 3 नंबर का भी आ सकता है। तो हमको उस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अपरिभाषित पदों के रूप में माना जाता है, किसे माना जाता है? बिंदु को। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे आप परिभाषित नहीं कर सकते, तो बिंदु को आप परिभाषित नहीं कर सकते, इसे अपरिभाषित पदों के रूप में माना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु। प्राचीन भारत में शूलवा सूत्र ग्रंथ महत्वपूर्ण था। एक मतलब ये किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो ज्यामिति रचनाओं के लिए होता था। कौन सा सूत्र? आपका शूलवा। ठीक है, ये शूलवा अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण। अब इसका मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर अब ये तो इबारत में है पूरे, तो कैसे समझ में आए? कहने का मतलब ये मानिए कि आपके पास 10 रुपये है। कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। अगर मैं इससे कहूँ कि आप आधा मुझे दे दें, तो आप कहेंगे सर आधा मैंने आपको दे दिया तो कितना हो गया? 5 रुपये। तो यही कहा जा रहा है कि अपने भाग से बड़ा होता है। तो अपने भाग, अब 10 का भाग क्या हो जाएगा? 5। तो 5 से तो बड़ा ही रहेगा ना क्या? 10। तो 10 क्या था? 10 तो पहले से ही पूर्ण था। तो इसे हम क्या कहेंगे? आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण। मतलब जो संख्या पूर्ण, जिस संख्या को अपन लेते हैं, जो नोट अपन ने लिया उससे जो बंटवारा करेंगे, जैसे 10 का नोट था तो 10 में से आपने मुझे 5 दिया, तो 10 का भाग क्या हो जाएगा? 5। और 5 से हमेशा क्या होगा? 10 बड़ा होगा। तो जो हम संख्या लेते हैं, जो नोट लेते हैं, उसे हम पूर्ण मानते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको हेल्प हो रही है, तो आप कृपया कर वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका उद्देश्य यह है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाने का मतलब ये है कि ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पास जाएँ। क्या है, बहुत सारे बच्चों के पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए मैंने आपको ये फ्री वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई किसी भी चीज़ हालत में ना रुके। तो यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति, कौन सी कृति? कृति मतलब एलिमेंट्स, मतलब इन्होंने एक बुक लिखी है ना। कृति को कितने अध्यायों में विभाजित किया है? तो कितने अध्यायों में विभाजित किया है? 13 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 13 अध्यायों में। अब आपसे पूछा जाता है एलिमेंट्स कृति किसने लिखी? तो सीधा सीधा किसने लिखी? यूक्लिड ने लिखी। एक ठोस की विमाएँ होती हैं। एक ठोस की कितनी विमाएँ होती हैं? 3 विमाएँ होती हैं। कितनी विमाएँ होती हैं? 3 विमाएँ होती हैं। एक पृष्ठ की परिसीमा को क्या कहते हैं? एक पृष्ठ की परिसीमा को वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द वाले उत्तर जिनको आपको सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है, मैंने सीधा आंसर साइज लिख दिया है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि एक ठोस की परिसीमा होती है तो क्या होती है? एक पृष्ठ की परिसीमा को अपन क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। और एक ठोस की परिसीमा पृष्ठ होती है। अब आप कहेंगे सर वक्र और पृष्ठ क्या है? दोनों एक ही चीज़ है ना, इनको अलग मत ले जाइएगा कि सर वक्र और पृष्ठ। ठीक है, जैसे अपन याद करते हैं ना कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, सेकंड प्रश्न क्या है आपका? एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती। सही बात है, जो एक बिंदु होती है इसकी कोई विमा नहीं होती। इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जब इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते तो इसकी विमा कैसे हो जाएगी? ठीक है, पिरामिड का आधार बहुभुज होता है। पिरामिड का आधार बहुभुज होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। यूक्लिड एलिमेंट्स में कुल साध्यों की संख्या कितनी है? तो यूक्लिड ने कौन सा कृति लिखी थी? एलिमेंट। इसमें कुल साध्यों की संख्या कितनी है? 465। और अगर अध्यायों की संख्या पूछी जाए तो कितनी? अभी हमने पढ़ी थी सर कि अध्यायों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक शांत रेखा दोनों ओर
अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लीजिए कि एक रेखा है, यही तो रेखा होती है। अगर कोई रेखाखंड इधर है, मान लीजिए कि ए और बी, तो अब ये जो लाइन है ये तो कहीं से कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है ना। तो इनका मतलब यही है कहने का कि एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये रेखाखंड तो रेखाखंड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो तीर लगे हैं रेखा कहलाती, तो ये अनिश्चित कहीं कितनी भी लंबी इस साइड जा सकती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिगृहित कैसे कहते हैं, अभिगृहित किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे इसकी परिभाषा। ये आए हुए प्रश्न इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ, तो अगर ये प्रश्न भी आएगा तो 2 नंबर में आएगा एक लाइन का। तो वे कथन जिन्हें सिद्ध नहीं किया जाता अभिगृहित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिगृहित कहलाते हैं। या आप इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं जो आपकी बुक की सारांश में दिया गया है कि अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पना है जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य है। स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दिन है तो रात होगी, ये तो सिद्ध, अब इसे कैसे सिद्ध करोगे, ये तो होता ही है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक उसी प्रश्न को फिर से लिख दिया क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया है। यूक्लिड के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर यूक्लिड का ग्रंथ का नाम है एलिमेंट। अब एलिमेंट के कितने अध्याय हैं? 13। कितने अध्याय हैं? 13। और साध्य कितने हैं? 465। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी आपके 2 नंबरों में पूछे जा सकते हैं ना, तो इसलिए इनको बिल्कुल सीधा जैसा मैं करवा रहा हूँ आप ऐसे ही कर लें, क्योंकि आपके 11 तारीख को आपका पेपर है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहले प्रश्न को पढ़िए। यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, इसको ध्यान दीजिएगा, ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। मतलब ए सी का आधा कौन होगा? ए सी का आधा कौन होगा? ए बी होगा। मान लीजिए कि अगर ए सी 10 है तो ए बी कितना होगा? 5 होगा। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो हम स्पष्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ये तो दिया ही गया है पूरा। 2 बिंदुएं ए तथा बी से होकर एक रेखा खींची जाती है, खींची जा रही है, एक खींची जा रही है ए बी। उनके बीच एक बिंदु सी स्थित है, उनके बीच एक बिंदु सी स्थित है, ये आपको दिख रही होगी। रेखाखंड एसी, रेखाखंड एसी को लेते हैं, किसको लेते हैं? ए सी है, तथा रेखा ए बी पर रखते हैं। अब रखते का मतलब क्या है? अगर ए सी, मान लो कि ए सी है, ठीक है, आपने ए सी ले ली। अब आपको एक चीज़ पता है कि सर ये तो बड़ी है ए बी, किससे? ए सी से। तो अगर इसके ऊपर आप ए बी रखोगे, मान लीजिए इधर से मैं इसी के तरीके बना लेता हूँ, तो ऐसी आएगी, तो इधर ए आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो अब आपको इस लाइन में ही दिख रहा है कि सर जो ए बी है, कि ए बी से आधी कौन है? ए सी है आधी, है या नहीं है? समझ रहे हो बात को? तो आप इसको क्या दर्शा सकते हैं, इधर पर मैंने आपको थोड़ा गलत बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए सी 5 है तो ए बी क्या होगी? 10 होगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अगर ए सी बराबर हमको ए बी करना है, तो मान लीजिए कि अगर ए बी का मान कितना है? 10 है, तो ए सी का मान कितना होगा? ए सी का मान होगा 5। तभी तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी बटे 1 ए बी। तो ये कब आ सकता है आपका कि ए सी का मान तो 5 है। अब ए बी का मान 5 कब आएगा? जब आप 10 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, तब तो ये बराबर होंगे। ठीक है, तो इधर आपको अब सॉल्व करना है। ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इधर से इधर तक की दूरी ए सी और इधर से इधर तक की दूरी सी बी। तो क्या करेंगे? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी प्लस का सी बी। और ए बी बराबर ए सी प्लस का सी बी। और हमको दिया गया है कि ए सी बराबर क्या है? बी सी है। ए सी बराबर क्या है? बी सी है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसे बी सी ही तो पढ़ सकते हैं, सी बी लिख पढ़ लो या फिर बी सी पढ़ लो। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? मान ए सी रख सकते हैं। तो अब इसकी जगह पर हमने क्या मान रख दिया? ए सी रख दिया। तो इधर ए सी प्लस ए सी, तो ए सी और ए सी मिलकर क्या बन जाएगा? 2AC। जब इधर 2AC मिलकर बन जाएंगे, ठीक है, तो अब ये जो 2 है, 2 कहाँ आ जाएगा? इधर ए बी के पास आ जाएगा, तो इधर 1/2 में आ जाएगा।
और इधर क्या बचेगा AC। अब हम इसको सीधा सीधा आप जमा के लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AB। यही और हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर से पुनः करवा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अगर तिमाही छमाही दिया है तो आपको ये प्रश्न रखा मिला होगा, और ये वार्षिक में भी ज़्यादातर आता है। 2 लाइन का प्रश्न है, बहुत आसान है। निम्न आकृति में यदि AC बराबर BD, देखिए AC कौन कौन, AC बराबर किसके है, BD के, तो सिद्ध क्या करना है हमको। अगर ये दोनों इसके और इसके बराबर है तो क्या करना है हमको, AB सिद्ध करना है और CD सिद्ध करना है। बात समझ रहे हैं। तो अब दिया गया है हमको, क्या दिया गया है, प्रश्न में ही दिया गया है, प्रश्न में ही दिया गया है कि AC बराबर क्या है BD। तो दिया है AC बराबर BD, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में BC को घटाने पर, दोनों पक्षों में BC को घटाना, क्यों घटा रहे हैं दोनों पक्षों में, क्योंकि जब आप देखेंगे कि A से C और B से D, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यही तो कॉमन आ रहा है, यही तो कॉमन आ रहा है। अगर इसको हम दोनों से घटा देंगे तो इसका मान निकल आएगा और इसका मान निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे कर लो। मान लो कि अगर ये लाइन है A और ये लाइन है B, इधर है आपका इधर ये D आएगा, इधर ये B, तो इधर कितना है आपका C। अगर मान लीजिए कि इधर से इधर तक की दूरी आपकी कितनी है, इधर से इधर तक की दूरी आपकी 10 है, इधर से इधर तक की दूरी आपकी कितनी है 10 है, और इधर से इधर तक की भी दूरी आपकी कितनी है 10 है। ठीक है, और मान लीजिए कि इधर से इधर तक की दूरी कितनी है आपकी 4 है, कितनी है 4 है। अगर आप टोटल A से D तक की दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10, 4 14 और 4 24 आ जाएगी। अब अपन को क्या निकालना है, हमको तो यही निकालना है सर कि क्या आ जाए कि AB बराबर CD आ जाए। तो इसी को तो अपन दोनों से घटाएंगे। अगर इससे घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इससे घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो तभी तो AB बराबर CD होगा। इसीलिए हमने इधर किसको घटाया है, BC को घटाया है। तो A से A माइनस BC कर दोगे तो BD माइनस BC कर दोगे, तो इसको, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके थोड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। आपको क्या क्या करना है, ये चैप्टर बस 15 मिनट में आपका ख़त्म। 3 नंबर आपके पकी पका है, तो उसमें ज़्यादा आप दिमाग मत लगाना। जो जो बता रहा हूँ उतना कर लेना, जो मैंने आपको करवाया वो कर लेना। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड की अभिगृहीत। अब वो आपसे ये कह सकते हैं कि यूक्लिड की कोई 2 अभिगृहीत लिखिए, तो आपको इनमें से कोई 3 या 4 याद कर लेना है। ठीक है, तो कौन सी, कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती, इनको याद करना पड़ेगा आपको। सीधा प्रश्न आएगा कि यूक्लिड की 2 अभिगृहीत लिखिए। ये आपके सारांश में है, ठीक है, आपके चैप्टर के सारांश में दी गई हैं। दूसरी क्या है, यदि बराबरों को बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। अब कंफ्यूज मत होना, बराबरों को मतलब अगर मान लीजिए कि 6 बराबर 6 है, तो दोनों को बराबरों को अगर 6 और 6 फिर जोड़ दो, दोनों में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 बराबर 12। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा वाला, अब तीसरा क्या है, आप यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कि बराबर बराबर 6 है, अगर इससे हमने -2 कर दिया और इससे भी हमने -2 कर दिया, तो इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, तो शेषफल बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये ऐसे ही करना है आपको। अब वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो मैंने संपाती आपको क्या बताया था, संपाती मतलब बिल्कुल एक ही जगह। जैसे अगर आप घड़ी देखते होंगे ना, तो घड़ी जब 3:15 बजाती है तो उसके घंटा का कांटा और मिनट का कांटा दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, संपाती कह सकते हैं, अगर आपको समझना है तो, है ना, प्रैक्टिकल रूप से। वे वस्तुएं जो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि मान लीजिए आप 20 रुपये है, ठीक है, 20 का 5 एक भाग हो जाएगा, तो एक भाग से पूर्ण हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने, तो एक कोई वस्तु उसका दो को दुगना कर दोगे तो क्या उसके बराबर ही आ जाएंगे। ठीक है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कि 10 रुपये है, अगर इसका आधा कर दोगे, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, तो बराबर क्या आ जाएगा, 5, 5 और 5 बराबर हो जाएगा। मान लो कि 10 रुपये है,
ए और बी को देना है, तो आपने कहा कि 10 में से 5 रुपये हम किसको देंगे, ए को देंगे, और बाकी बचा हुआ किसको देंगे, बी को देंगे। तो ये बराबर ही तो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है अभिधारणा। तो अभिधारणा इसकी 5 दी गई है सारांश में, तो आपको वो भी पढ़ लेनी है कि अभिधारणा पहली अभिधारणा क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक की सीधी रेखा खींची जा सकती है। सही बात है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, मैंने इसको अब भी पढ़ाया आपको। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर मान लीजिए इधर किसी केंद्र मान लिया, तो एक रेखा खींचेगा, उसको क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। ऐसे अगर एक बिंदु एक केंद्र मान लिया, इधर से एक त्रिज्या मानी, उसको हम क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। तिरछा आ गया है ना, प्रकार नहीं रखा, नहीं तो कहोगे सर आप तिरछा बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी वृत्त बनता है। तो मुझे भी पता है कि वृत्त कैसा बनता है, गोला बनता है। ये भी नहीं बना है ना, प्रकार से ही बनेगा गोला। और चौथा क्या है आपका, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपकी 5वीं अवधारणा क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण बनाती, वही वाली कहानी है कि अगर ये दो रेखा गई हैं, ऐसी एक रेखा किसी पर काट जाती है, तो अंतःकोण क्या होते हैं, अब आपको एक पता होना चाहिए, ये आपके अंतःकोण हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अगर इस वाले कोण को देखें, इस वाले कोण को देखें, तो क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, है ना। और अगर मान लीजिए कि ये रेखा है और इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, आमने सामने वाले कोण को देखें, तो क्या हो जाएंगे, सीसम कोण हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपका 3 नंबर के लिए वीडियो सफिशिएंट है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो 3 नंबर आपके पके पका हैं। और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो आपके दोस्त भी इसको लाभ उठाएं। थैंक यू।